हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका राघव सर स्वागत करता हूं गुडवे ऑनलाइन स्टडी में। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं परावर्तन, नियमित और अनियमित परावर्तन। अब देखेंगे एक समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है। समतल दर्पण, समतल दर्पण से परावर्तन की घटना। हमने एक समतल दर्पण लिया और उस पर एक आपतित प्रकाश की किरण है। जो प्रकाश की किरण दर्पण पर पड़ती है वो किरण आपतित किरण कहलाता है, और जो प्रकाश का किरण यहां से लौट जाता है वो किरण परावर्तित प्रकाश का किरण कहलाता है। आपतित किरण जिस बिंदु पर समतल दर्पण या किसी भी दर्पण के जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है वही बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। आपतित बिंदु दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है, आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर मिलता है वो बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, इस आपतन बिंदु पर इस दर्पण के साथ यदि लंब डाला जाए, जैसा हमने लंब डाल रखा है, लंब डाला जाए, यह लंब अभिलंब कहलाता है। यदि आपतन बिंदु पर दर्पण के साथ लंब डाला जाए तो यह लंब अभिलंब कहलाता है। अब अभिलंब के साथ आपतन बिंदु और अभिलंब के साथ अगर कोई कोण बनता है उसको आई से डिनोट करते हैं और इसे आपतन कोण कहा जाता है। अर्थात अभिलंब आपतित किरण के साथ, अभिलंब अगर आपतित किरण के साथ कोण बनाता है, अभिलंब ये रहा और आपतित किरण ये रहा, अभिलंब अगर आपतित किरण के साथ कोण बनाता है तो उसे आई से डिनोट करते हैं और इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है। दूसरा है, अगर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाता है, ये रहा परावर्तित किरण और ये रहा अभिलंब। अगर परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाता है तो इसे आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण आर से डिनोट करेंगे। आपको समझ में आया होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, अभिलंब, फिर आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिएगा, इसमें नियमित परावर्तन की घटना हो रही है। अगर इस आपतित किरण के समांतर कोई अन्य प्रकाश का किरण और ले लिया जाए तो वो प्रकाश का किरण भी परावर्तन के बाद परावर्तित किरण, जो प्रारंभिक परावर्तित किरण था, इसी के समांतर गमन करेगी। अर्थात ये नियमित परावर्तन के नियमों का पालन करता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम। ध्यान दीजिएगा, परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के नियम, परावर्तन के दो नियम हैं। रूल 1 हम लोग देखेंगे। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब है। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण ये रहा, परावर्तित किरण ये रहा और आपतन बिंदु तो ये है, इस पर डाला गया अभिलंब
ये तीनों एक ही तल में होते हैं। परावर्तन का पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये तीनों। ये पहला नियम है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। दो ही नियम है परावर्तन के, दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब देखते हैं, ये तो हम लोग देख रहे थे अभी समतल दर्पण को, समतल दर्पण देख रहे थे। दर्पण के और भी प्रकार हैं, तो दर्पण के प्रकार, इसका दो नियम है। दर्पण के प्रकार, पहले हम लोग दर्पण को देख लें। दर्पण क्या है? वह चिकना सतह जो प्रकाश की किरणों को, वह चिकना सतह जो प्रकाश की किरणों को पूर्ण रूपेण परावर्तित कर देता है। मतलब अगर कोई कांच है, शीशा, उसका एक सतह रजतीत हो अर्थात कलई किया हुआ हो। अभी तक हम लोग बार बार जो यूज कर रहे हैं, ये एक कांच होता है, स्वच्छ कांच होता है, और इस कांच का एक भाग रजतीत अर्थात कलई किया हुआ, आप सीधे शब्द में समझो तो पेंट किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ रहता है। और इसका दूसरा भाग चमकीला होता है, चिकना होता है, जिसके कारण ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित आसानी से कर पाता है। तो यही दर्पण कहलाता है। तो इसको अपनी भाषा में कहेंगे दर्पण को कि वह चिकना सतह, वह चिकना सतह जो प्रकाश के किरणों को पूर्ण रूपेण परावर्तित कर देता हो, दर्पण कहलाता है। अब ये दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, तीन प्रकार के होते हैं, ऐसे नॉर्मली दो प्रकार के, लेकिन तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, समतल दर्पण। दूसरा होता है गोलीय दर्पण, और तीसरा होता है परवलयीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण मिलता जुलता चीज है। बारी बारी से तीनों को समझेंगे, जिसमें से एक समतल दर्पण को हमने देख चुका है। अब है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण जो होता है, किसी गोले का खंड या टुकड़ा होता है। ये गोलीय दर्पण क्या होता है? किसी गोले का खंड या टुकड़ा होता है, जिसको खंड वही टुकड़ा होता है, खंड ही टुकड़ा है। तो किसी गोलीय दर्पण का अगर एक टुकड़ा ले लिया जाए और उसके एक सतह को रजतीत कर दिया जाए, तो हमने एक टुकड़ा ये वाला जो लिया, एक गोले का ये टुकड़ा है, इसके एक सतह को अगर रजतीत कर दिया जाए, तब जो दर्पण प्राप्त होगा, यही दर्पण क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ये गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है,
उसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है। जैसे ये कोई एक दर्पण है, इसका ये बाहरी भाग कलई किया हुआ है और ये आंतरिक भाग जो है ये चिकना है, चिकना है। ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर सकता है, ये चिकना सतह है। तो गोलीय दर्पण का वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, यह परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह। इस प्रकार के दर्पण कहलाता है अवतल दर्पण। ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण क्या होता है? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। इसमें ये बाहर वाला जो भाग है ये कलई किया हुआ है, अर्थात ये परावर्तक सतह नहीं है। ये अंदर वाला जो भाग है ये चिकना सतह है, वो प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर सकता है, अर्थात इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है। तो यह हो जाएगा अवतल दर्पण। एक उत्तल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। यह उत्तल दर्पण होता है कि जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ हो। यह दर्पण है, इसका ये आंतरिक भाग कलई अर्थात पेंट किया हुआ होता है। तो ये वाला सतह जो होता है ये चिकना सतह होता है, ये प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर सकता है, अर्थात वैसा गोलीय दर्पण जो जिसका परावर्तक सतह ऊपर उठा हुआ, बाहर की ओर ऊपर उठा हुआ। कौन सा दर्पण कहलाता है? ये उत्तल दर्पण कहलाता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो वो उत्तल दर्पण कहलाता है, और जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो यह हो जाता है आपका उत्तल दर्पण। अब ध्यान दीजिएगा, कोई ना कोई जिस गोले का ये टुकड़ा है उसका कोई ना कोई केंद्र होगा, और जिस गोले का ये टुकड़ा है ये गोलीय दर्पण, इस गोले के ही केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से डिनोट किया जाता है। अब इस गोले का जो त्रिज्या होगा, ध्यान दीजिएगा, इस गोले का जो त्रिज्या होता है, जैसे ये त्रिज्या कहलाता है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र क्या होता है? जिस खोखले गोले का टुकड़ा दर्पण होता है, उस दर्पण के केंद्र को, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, और उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग बारी बारी से दोनों दर्पण को देखेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को, और दोनों का विस्तार अध्ययन करेंगे। ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं?
वैसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। तो चलिए अब अवतल दर्पण को हम लोग देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह अवतल दर्पण जिस खोखले गोले का टुकड़ा है, उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र सी से डिनोट किया जाता है। वक्रता केंद्र को यदि दर्पण के बीचों बीच मिला दिया जाए, तब इस दर्पण और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है, न्यूनतम दूरी, अर्थात कहा जाए तो जिस खोखले गोले का यह दर्पण टुकड़ा है, उस खोखले गोले के त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। वक्रता त्रिज्या, इसे आर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल आर से, ध्यान रखिएगा। अब इस बिंदु को पोल अर्थात ध्रुव कहा जाता है। ध्रुव, इसे पी से डिनोट किया जाता है। अगर इसे ही और दूर तक आगे बढ़ा लिया जाए तो यह कुल मिलाकर हो जाता है मुख्य अक्ष। इस पर एक आपतित किरण को हम लोग लाते हैं। आपतित किरण, ये हो जाता है परावर्तित किरण। ध्यान दीजिएगा, इसमें फोकस होता है। फोकस क्या होता है उसको समझना हम लोगों को। तो कहा जाता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का फोकस कहलाता है। तो हमने एक आपतित किरण लिया जो मुख्य अक्ष के समांतर है, वह अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इस बिंदु पर मुख्य अक्ष को मिलती है। एक और हम लोग ले लेते हैं आपतित किरण। ये किरण ऐसे चला जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। इसे कैपिटल एफ से सूचित किया जाता है, फोकस। यह हो जाता है कैपिटल एफ। अब ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है, ध्रुव तो ये रहा ध्रुव और ये रहा फोकस। ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है इसे फोकस दूरी कहते हैं और स्मॉल एफ से इसे डिनोट किया जाता है। अर्थात फोकस दूरी को किस चीज से डिनोट करेंगे? स्मॉल एफ से। फोकस दूरी स्मॉल एफ।
फोकस और त्रिज्या के बीच, वक्रता त्रिज्या के बीच, फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है? संबंध ये होता है F बराबर R/2। मतलब कहने का ये फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी स्मॉल f लिए हैं, कैपिटल F नहीं है, ये स्मॉल f। स्मॉल f क्या होता है? फोकस दूरी होता है। और फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक है। हमने इससे पहले कहा कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है, न्यूनतम दूरी का मतलब होता है कि एकदम सीधे मापना है, कम से कम दूरी होनी चाहिए, तब जो वो दूरी होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। तो इस दूरी के साथ, वक्रता त्रिज्या वाली जो दूरी है, उस दूरी के साथ फोकस दूरी का एक रिलेशन होता है, रिश्ता होता है। वो रिलेशन है F बराबर R/2। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। इसको प्रूव करना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं उत्तल दर्पण में ये सारा प्रोसेस। अभी उत्तल दर्पण में देखें, एक बार उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये रहा आपका उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो दर्पण है इसका वक्रता त्रिज्या दर्पण के पीछे होगा, वक्रता केंद्र भी दर्पण के पीछे होगा, और कुछ तो पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो ये खोखला, जिस खोखले गोले का ये खंड या टुकड़ा होता है, उसी खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र अर्थात C से डिनोट करेंगे। और यदि इस वक्रता केंद्र को इस दर्पण से मिला दिया जाए, तब जो न्यूनतम दूरी होगी वो वक्रता त्रिज्या अर्थात कैपिटल R होगा, वक्रता त्रिज्या होगा। अगर इसे ही आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये मुख्य अक्ष कहलाता है। यही हो जाएगा इसमें मुख्य अक्ष। अब क्या करते हैं हम लोग, इसमें एक आपतित किरण को लेते हैं। ये रहा आपतित किरण, ये इस दर्पण से परावर्तित होगा, परावर्तित होकर ये इस दिशा में लौटेगा। ध्यान दीजिएगा, अब ये परावर्तित होने के बाद जिस दिशा में लौट रहा है, क्या उधर मुख्य अक्ष है? नहीं है, उधर मुख्य अक्ष नहीं है। तो ये मुख्य अक्ष को प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं काट सकता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का जो फोकस होता है, यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के फोकस को हम परिभाषित करते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, वही बिंदु फोकस कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, मुख्य अक्ष को मिलता हुआ ऐसा प्रतीत होता है। अगर ये इधर गया रहता तो यहां काटा रहता। क्लियर? अब इस दर्पण में देखिए, इस दर्पण में तो सीधे काट दिया, अर्थात वास्तविक कटान हुआ।
लेकिन इस दर्पण में वास्तविक कटान नहीं हो रहा है, काल्पनिक मेजर करते हैं हम लोग कि हो सकता है अगर ये इधर से आया रहता तो यहीं से निकला होता। तो ये बिंदु जो होता है यही बिंदु हो जाता है क्या, फोकस, कैपिटल एफ। ये तो ध्रुव है। अब इस ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी है वही कहलाता है फोकस दूरी, स्मॉल एफ। फोकस दूरी स्मॉल एफ। तो ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर है। क्या अंतर है? एक अंतर है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, जबकि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह ऊपर की ओर उठा होता है। दूसरा अंतर क्या है कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के सामने होता है, सॉरी फोकस दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है, जबकि उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। और इसमें भी ये वक्रता त्रिज्या का रिलेशन सेम कंडीशन में होता है, F बराबर R/2। तो आशा करता हूं कि यहां तक का क्लास आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया है और आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए। पूरा क्लास का धुआं उड़ा देंगे, कोई समस्या नहीं बचेगा आप लोगों को। सब दिन क्लास कीजिए, आप लोग रेगुलर कंटिन्यू क्लास कीजिए, सारा समस्या खत्म हो जाएगा। धन्यवाद।